नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। देखिए, कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ता है बीए के 4th सेमेस्टर में, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में आपको पढ़ना पड़ता है प्रयोजन मूलक हिंदी यानी रचनात्मक कौशल के बारे में। जिनका भी प्रयोजन मूलक हिंदी है यानी रचनात्मक कौशल, जो बीए सेकंड सेमेस्टर में कार्यालयी हिंदी पढ़ते हैं, उसी का सेम सिलेबस होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी या फिर रचनात्मक कौशल या हिंदी में रचनात्मक कौशल, ऐसा आपके पेपर का नाम है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से ना केवल मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, मॉडल पेपर के रूप में बताऊंगा, बल्कि यह डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करवाऊंगा जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु या ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिन पे आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना पड़ता है, डीडीयू वगैरह में आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि ये सिलेबस मिल जाए। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ना हो, डीडीयू में हिंदी कथा साहित्य शायद आपको शामिल किया गया होगा, तो उसका भी मैं वीडियो एक दिन बना दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हिंदी में रचनात्मक कौशल या प्रयोजन मूलक हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है 100 क्वेश्चंस का। तो आप अपने एडमिट कार्ड में, अपने सिलेबस में अपने पेपर का नाम देख लीजिएगा। अधिकतर का हिंदी अनुवाद है। अच्छा, हिंदी अनुवाद वाली वीडियो देखने के लिए हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर अभी कल या परसों मैंने ये वीडियो डाली हुई है हिंदी अनुवाद की, और बाकी इस चैनल पर भी हिंदी अनुवाद की कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये चर्चा करने का प्रयास करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का है। हिंदी में आप देखते हैं, ये हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी या हिंदी में रचनात्मक कौशल एक क्वेश्चन पेपर है आपका। ये कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो हिंदी अनुवाद वाला मैं ऑलरेडी करवा चुका था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लगातार इस पेपर को लेकर के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हिंदी में आप इसको करवा दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल करवाना चाहिए। अब आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, जिस या जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जा सकती उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? दोस्तों, जिन शब्दों की सीमा बांधी जा सकती है उनको परिभाषिक शब्द कहते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जा सकती उसको हम लोग सामान्य शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी शब्द, परिभाषिक शब्द, ये दोनों शब्द एक ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी शब्दों की एक निश्चित परिभाषा होती है, सीमा होती है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता तकनीकी शब्दों का, ना ही परिभाषिक शब्दों का। लेकिन सामान्य शब्द जो होते हैं, जैसे कि पानी, घर, ये सब बहुअर्थी होते हैं। इनका अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ हो सकता है। इनका प्रयोग हम डेली टू डेली आप देखते हैं दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इसमें किसी विशेष बंधन की जरूरत नहीं होती है। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन साथ ही में देख लें कि फिर आगे चल करके फिर देखें। चले चले आगे ही कर करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से बुढ़ापा है। बुढ़ापा क्या है बेटा? बुढ़ापा तकनीकी शब्द है नहीं, पारिभाषिक है नहीं, व्याकरणिक शब्द भी नहीं है। बुढ़ापा एक सामान्य शब्द होता है, आम जनमानस के में इसको यूज किया जाता है। एक व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें बुढ़ापा को, तो एक भाववाचक संज्ञा है, परंतु शब्द के वर्गीकरण में यह एक सामान्य शब्द की श्रेणी में आता है। हर कोई समझता है कि बुढ़ापा का मतलब क्या होता है। इसके लिए किसी विशेष अ, तकनीकी ज्ञान की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, बुढ़ापा सभी को समझ में आ जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका, चालू खाता है। चालू खाता है, ये क्या है? चालू खाता, चालू खाता क्या है? एक तकनीकी शब्द है। हाँ बिल्कुल, ये एक तकनीकी शब्द है दोस्तों, परिभाषिक शब्द चालू खाता। इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तीसरे का ए ऑप्शन तकनीकी शब्द है ये। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या है ये एक तकनीकी शब्द है दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है। परिभाषिक शब्द जो होता है बैंकिंग में आप देखते हैं, ठीक है, चालू खाता शब्द क्या है? बैंकिंग और वाणिज्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चालू खाता ये एक प्रकार से किसी विशेष कार्य क्षेत्र के लिए प्रयोग है, और इसका एक ही निश्चित अर्थ होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तकनीकी शब्द इसका लगा सकते हैं, क्योंकि तकनीकी शब्द या परिभाषिक शब्द बात एक ही होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ए ऑप्शन तीसरे का ज़्यादा बेटर लगेगा, तो ए ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में श्रवण कौशल का अनिवार्य पहलू है। श्रवण कौशल का अनिवार्य पहलू इनमें से देखिए, ध्यान और धैर्य। ध्यान और धैर्य दोनों श्रवण कौशल के अनिवार्य पहलू हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सुनने की कला यानी लिसनिंग स्किल जो होती है,
उसके लिए वक्ता की बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और अंत तक सुनने तक धैर्य बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों जरूरी होता है। पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है उच्चारण की अशुद्धि भाषा सीखने में बाधक है। गलत बात है। देखिए शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या। शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। यह कथन असत्य है। प्रश्न के अनुसार जो है इनमें से आपको सत्य विकल्प चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए उच्चारण की अशुद्धि सिर्फ अज्ञान के कारण होती है। या प्रश्न पूछा है कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा गया है। शुद्ध उच्चारण जो होता है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो यह कथन आपका सत्य होगा। बी ऑप्शन, मतलब कि ये मतलब शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में में बाधक है, नहीं बाधक नहीं, यानी कि ये गलत है। उच्चारण की अशुद्धि भाषा सीखने में बाधक है, बिल्कुल ये बाधा उत्पन्न कर सकती है नहीं। एक मिनट, शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में बाधक होता है क्या। एक मिनट फिर से समझे। उच्चारण की अशुद्धि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बाधक है। उच्चारण की अशुद्धि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या, बिल्कुल बाधा उत्पन्न करती है, यानी ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने में बाधा है, नहीं, शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने को प्रोत्साहित करता है। उच्चारण की अशुद्धि सिर्फ अज्ञान के कारण होती है। उच्चारण की अशुद्धि केवल अज्ञान के कारण नहीं होती, बल्कि व्याकरण नियमों का अगर आपको पता नहीं तब भी अशुद्धि हो सकती है, यानी कि दोनों गलत है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, पांचवे का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवे का ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है। शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। शुद्ध उच्चारण जो होता है किसके द्वारा सीख सकते हैं दोस्तों। शुद्ध उच्चारण जो है आप शिक्षक से, इंटरनेट, दोनों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठवें का सी ऑप्शन। चले सातवें नंबर का प्रश्न है अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अशुद्ध उच्चारण, सातवां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे दोस्तों। सातवां प्रश्न है अशुद्ध उच्चारण का कारण इनमें से क्या है। देखिए उच्चारण अवयवों की विकृति या फिर अपूर्ण अनुकरण। देखिए अगर आपने सही तरीके से जो है अनुकरण नहीं किया है तो भी दिक्कत है। उच्चारण अवयव मतलब होता है जैसे कि बोलने के लिए जो अंग होते हैं उन्हीं को उच्चारण अवयव कहते हैं। जैसे कि जीभ, तालु, ये सब अगर इसमें दोष होता है तो भी आप सही से नहीं बोल पाएंगे। या फिर उसने बचपन में गलत बोलना सीख लिया हो, यानी कि अपूर्ण अनुकरण इसी को बोलते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण बन सकते हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन से वार्तालाप की प्रक्रिया में, वार्तालाप की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, कम से कम एक वक्ता और एक श्रोता होता है वार्तालाप की प्रक्रिया में। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, केवल एक वक्ता और अनिवार्यता श्रोताओं की भीड़ होती नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक वक्ता और एक बधिर व्यक्ति होते नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेशन के लिए दो पक्षों का होना अनिवार्य है, यानी एक जो अपनी बात को कह रहा है उसको वक्ता, जो दूसरा सुने उसको श्रोता होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। रचनात्मक लेखन की विशेषता क्या है। रचनात्मक लेखन की विशेषता फटाफट से आप बताएंगे दोस्तों। रचनात्मक लेखन की विशेषता इनमें से क्या है। तो रचनात्मक लेखन की विशेषता है रोचकता जो होती है। देखिए दुरूहता और भ्रांति ये दोनों जो है नहीं है, समझ रहे हैं। जबकि रचनात्मक लेखन जो होता है क्रिएटिव राइटिंग, इसका मुख्य उद्देश्य पाठक को बांधे रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रोचकता रचनात्मक लेखन की एक विशेषता होती है। ठीक है, इसका बगल में इसका भी समझते चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न का बगल में ही दिया है, क्या करने के लिए फिर से जाएंगे इधर, चले समझते हुए चलेंगे। प्रश्न, हिंदी में रोजगार की भावनाओं का सबसे बड़ा कारण इनमें से क्या है। 13 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी में रोजगार की संभावनाओं का सबसे बड़ा कारण है हिंदी भाषा की सरलता, हिंदी भाषा की विविध क्षेत्रों में बढ़ती प्रयोजनीयता और संपूर्ण भारत में सहज रूप से बोली समझी जाने वाली भाषा है हिंदी, इसीलिए हिंदी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है रचनात्मक लेखन में प्रभावशाली होती है भाषा, शैली या वाक्य की संरचना। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर वैसे सभी के हिसाब से इसका भाषा, शैली और वाक्य संरचना, रचनात्मक यानी क्रिएटिव लेखन में तीनों का जो होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका डी। एक अच्छा लेखक वही होता है दोस्तों जिसकी भाषा सरल हो, कहने की शैली उसकी अनोखी हो और उसका वाक्य का गठन जो है एकदम से परफेक्ट हो, सटीक हो। चले 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बगल में।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिंदी में रोजगार की संभावनाएं हैं? देखिए सिनेमा में बिल्कुल है हिंदी में, और दुभाषिया दोनों के लिए। दुभाषिया मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति कोई खड़ा है जो हिंदी नहीं जानता और आप हिंदी जानते हैं और दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, तो उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना जो होता है वो आजकल हिंदी में ये संभावनाएं हैं रोजगार के। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉलीवुड हिंदी सिनेमा और विदेशी भाषा को हिंदी में अनुवाद करने वाले दुभाषिया यानी इंटरप्रिटेटर की मांग लगातार बढ़ रही है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है? रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या नहीं आता दोस्तों? तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या नहीं आता? देखिए ब्लॉग आता है रचनात्मक लेखन में, कविता भी आती है, ठीक है। इसके अलावा निबंध भी आता है ब्लॉग लेखन में, ठीक है। तो ये सब लेखन में आता है, जबकि सामग्री जो है सूची नहीं आती है। ये एक प्रकार से जो कंटेंट लिस्ट होती है केवल एक तथ्यात्मक विवरण होता है, ना कि रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। मंच पर हिंदी भाषा के प्रभावशाली व्यवहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 15 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। मंच पर हिंदी भाषा के प्रभावशाली व्यवहार के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? देखिए मंच पर हिंदी भाषा के प्रभावशाली व्यवहार के लिए आवश्यक नहीं है शुद्ध उच्चारण आवश्यक है, आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है, और प्राचीन भारतीय वेशभूषा जरूरी नहीं है। देखिए भाषण में प्रवाहमयता रहे, शारीरिक भाषा मतलब कि क्या नाम है देखिए मंच पर बोलने के लिए आपका आत्मविश्वास जरूरी है, आपका शुद्ध उच्चारण जरूरी है, दोनों बिल्कुल जरूरी होते हैं, ठीक है। स्पष्ट आवाज जरूरी है। तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि पुराने जमाने के कपड़े ही पहने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। यानी कि प्राचीन भारतीय वेशभूषा ये आवश्यक नहीं है, बाकी दोनों सब आवश्यक हैं, जबकि ए वाला ऑप्शन आवश्यक नहीं लग रहा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लगे हाथ। भाषण कला का अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? भाषण कला का अनिवार्य तत्व कौन सा है? देखिए भाषा की प्रवाहमयता है, नाटकीय शारीरिक भाषा भी होता है, वाक्यार्थ की स्पष्टता ये भी होता है। ये तीनों भाषा कला के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, जबकि श्रोताओं के प्रति आत्मीयता ये नहीं माना जाता, ये कोई तत्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक गद्य लेखक का तत्व नहीं है? रचनात्मक गद्य लेखन का तत्व इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों? देखिए रचनात्मक गद्य लेखन की बात करेगा तो कल्पना का प्रयोग होगा, अलंकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन छंद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। छंद जो होता है दोस्तों मेटर मीटर जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, ये काव्य या पद्य का यानी कि पोएट्री का अनिवार्य तत्व है, जबकि गद्य में कल्पना होता है, अलंकार भी हो सकते हैं, पर छंद नहीं हो सकता किसी कीमत पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है, हिंदी अनुवाद का आपको प्राप्त करना है या हिंदी रचनात्मक लेखन का प्राप्त करना है इसका, तो इसका भी मिल जाएगा। आप जो है मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी का 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव के भी और लिखने वाले भी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर में है ये भी बता दीजिएगा। जैसे आप इधर लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपये फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। सारी चीज़ आपको वहीं पर मिलेंगी, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। 4th एंड 5th सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपये लगेगा, और केवल 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर के साथ मात्र 100 रुपये में ऑब्जेक्टिव लिखे सब कुछ आपको मिलेगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते, कोई दूसरा भी आपका जमा कर सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, भाषण कला का आकर्षक तत्व इनमें से कौन सा है? देखिए रोचकता होती है, शुद्ध उच्चारण भी भाषण कला में होना चाहिए, और आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। यानी भाषण कला के लिए सारे तत्व आकर्षक हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, यहीं पर 20 नंबर बगल में दिया, देखते चलें। विषय परिवर्तन में होता है, विषय परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे विषय परिवर्तन में क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। विषय परिवर्तन में केंद्रीय विषय वस्तु का परिचयात्मक वक्तव्य होता है। देखिए विषय परिवर्तन में विषय का मुख्य वक्तव्य नहीं, आभार ज्ञापन नहीं, केंद्रीय विषय वस्तु का परिचयात्मक वक्तव्य होता है विषय परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। सभी वक्ताओं के वक्तव्य का समाहार, सभी वक्तव्य के वक्ताओं का समाहार जो होता है अध्यक्षीय वक्तव्य में होता है। किसमें होता है? अध्यक्षीय वक्तव्य में। कार्यक्रम का अध्यक्ष अंत में सभी वक्ताओं की बातों का सार प्रस्तुत करता है कि भाई किसी किसी ने क्या क्या बातें कही हैं, इसी को बोलते हैं अध्यक्षीय वक्तव्य, ठीक है। बाद में जो अध्यक्षता करता है किसी भी संगठन की, बाद में वो आता है और बोलता है कि भाई इन्होंने इन्होंने ये कहा इस मुद्दे पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है दोस्तों? देखिए किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में सबसे पहले
विषय का परिचय दिया जाता है। तो विषय का परिचय सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद में मेहमानों का स्वागत होता है, यानी पहले विषय विवर्तन होगा, फिर मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, अंत में अध्यक्षीय भाषण होगा, यानी फिर भाषण होगा, फिर अध्यक्षीय भाषण होगा, अध्यक्षीय वक्तव्य दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुशल मंच संचालक वक्तव्यों के, कुशल मंच संचालक वक्तव्यों के बताएं, कुशल मंच संचालक वक्तव्यों के प्रमुख स्थलों को रेखांकित करता है। बिल्कुल, प्रमुख स्थलों के को रेखांकित करता है और जो अच्छी अच्छी बातें होती है उसमें बताया जाता है। मतलब वक्ताओं के आमंत्रण को में वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखता है। संचालकीय वक्तव्य अत्यंत संक्षिप्त रखता है। तो ये कुशल मंच संचालक इन तीनों बातों का ध्यान रखता है। बेसिकली 22 नंबर का मेरे हिसाब से एक अच्छा एंकर या संचालक वही है जो वक्ता के जाने के बाद उसकी मुख्य बातों को दोहरा करके तालमेल बिठाने का प्रयास करे। ठीक है, तो वक्ताओं के आमंत्रण में वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखे। संचालकीय वक्तव्य अत्यंत संक्षिप्त रखता है। ठीक है, मतलब जो भी जो है वो बताता है वो थोड़ा सा छोटा रखता है, संक्षिप्त रखता है। हालांकि ये भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख स्थलों को रेखांकित करता है, लेकिन यहाँ पर जो है वक्तव्यों के ये सारे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो 22 नंबर का डी ऑप्शन ज़्यादा लगा देंगे, बेटर होगा। 22 नंबर का डी बेटर ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 22 का कभी कभी ए भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। ए और डी में से कोई एक हो सकता है इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? इनमें से सही विकल्प कौन सा है बताएंगे सभी लोग। सही विकल्प कौन सा? स्वागत भाषण के उपरांत संचालन आरंभ होता है। बिल्कुल, स्वागत भाषण के बाद में ही जो है उपरांत ही संचालन आरंभ होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्वागत भाषण विशेष अतिथि के द्वारा दिया था, नहीं। स्वागत जो है भाषण मुख्य अतिथि के द्वारा दिया था, नहीं। ये दोनों गलत हैं, ए ऑप्शन ही सही है इसका, 19 का ए ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, मंचीय गोष्ठियों संगोष्ठियों में धन्यवाद ज्ञापन बताएंगे। 23 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मंचीय संगोष्ठियों में धन्यवाद ज्ञापन, मंचीय संगोष्ठियों में धन्यवाद ज्ञापन जो होता है अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद मंचीय गोष्ठियों में धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से, धन्यवाद ज्ञापन अनिवार्यतया करना होता है। धन्यवाद ज्ञापन अनिवार्यतया जो होता है वो एक प्रकार से मंच संचालक को करना होता है, या मुख्य वक्ता को, या विशिष्ट वक्ता को, किसको करना होता है बताएंगे। धन्यवाद ज्ञापन उपरोक्त में से किसी को नहीं। आमतौर पर आभार का जो प्रदर्शन एक विशेष सदस्य के द्वारा सभी के प्रति, खास करके अतिथि, अध्यक्ष और श्रोता, मंच संचालक को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। बिल्कुल, मंच संचालक करेगा या मुख्य वक्ता करेगा या विशिष्ट वक्ता करेगा, कौन करेगा? धन्यवाद ज्ञापन अनिवार्यता करना होता है, बताएंगे फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन अनिवार्यता किसको करना होता है? ऑप्शन ए मंच संचालक को, ऑप्शन बी मुख्य वक्ता को, ऑप्शन सी विशिष्ट वक्ता को। बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तब तक बगल में आप देखें क्वेश्चंस। 28 नंबर, शोध पत्र में दिया जाता है। शोध पत्र में क्या दिया जाता है बेटा? अच्छा, इसको समझ ले पहले। धन्यवाद ज्ञापन अनिवार्यता जो दिया जाता है किसको करना होता है? तो ये करना होता है दोस्तों किसके? मंच संचालक जो होता है उसी को करना होता है। 24 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंच संचालक जो होता है वही इस चीज़ों को करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? शोध पत्र में दिया जाता है। शोध पत्र में क्या दिया जाता है दोस्तों? तो शोध पत्र में क्या दिया जाता है बताएंगे। शोध पत्र में बीज शब्द, शोध सारांश, संदर्भ सूची, ये सब दिया जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सभा गोष्ठियों में कम समय मिलने पर शोध पत्र का क्या पढ़ा जाता है बताएंगे। तो 29 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? शोध सार पढ़ते हैं, यानी जो शोध का जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सार को कहले थोथा दिए उड़ाए, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उसी को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है दोस्तों बताएंगे। आयोजन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों का, बिल्कुल, तो केवल वक्ता का नहीं, मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता का नहीं, आयोजन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों का किया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 25 का। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से शोध आलेख की अनिवार्य विशेषता। शोध आलेख की अनिवार्य विशेषता इनमें से होती है संदर्भ संकेत। शोध में यह बताना जरूरी होता है कि आपने जानकारी कहाँ से ली है, जिससे रिफरेंस, या फिर जिसको आप जो है रेफरेंस कह सकते हैं, संदर्भ
कह सकते हैं कि भाई संदर्भ संकेत कहाँ से हमने क्या लिया है, इसको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। अनिवार्य विशेषता उसकी यही होती है। भाषा की संस्कृत निष्ठा, बहुभाषाई उदाहरण, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन संदर्भ संकेत जरूरी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से लेख के लिए अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में से लेख के लिए क्या अनिवार्य नहीं है, बताएंगे। लेख के लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब संदर्भ सूची देना लेख के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल है। विश्लेषण मतलब कि विश्लेषणात्मकता, ये दोनों अनिवार्य हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। तो 30 नंबर का क्या करेक्ट आंसर लगा देंगे, 30 नंबर का आप लगा दीजिएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तीस नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, लेख और शोध लेख में अंतर होता है। लेख और शोध लेख में अंतर होता है, कथन सत्य नहीं है, पूछा गया कौन सा, नहीं असत्य है। देखिए, लेख में केवल गद्य के उदाहरण होने चाहिए, ऐसा नहीं है। लेख में गद्य और पद्य दोनों के उदाहरण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यानी ये भी सही है आपका, ठीक है। लेख में केवल गद्य के उदाहरण होने चाहिए, ऐसा कोई निर्धारित नहीं, तो ये गलत हो सकता है। लेख में किसी विद्वान के निष्कर्ष के प्रति असहमति प्रकट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। और लेख और शोध लेख में अंतर भी होता है, दोनों में अंतर होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेख में केवल गद्य के उदाहरण होने चाहिए, ये वाला गलत है, ठीक है। ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल, लेख में केवल गद्य के उदाहरण होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ये जो है यही गलत है, बाकी सब सही। 31 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 का कौन सा होगा दोस्तों, 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध आलेख की अनिवार्य विशेषता नहीं है। 27 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से शोध आलेख की अनिवार्य विशेषता नहीं है। देखिए, संदर्भ संकेत, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और उद्धरण, ये तीनों होता है। शोध आलेख की अनिवार्य विशेषता साक्षात्कार नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताएंगे। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, एक शोध लेख दो लेखक मिलकर के नहीं लिख सकते हैं, यह कथन जो है गद्य विधा के रूप में समीक्षा और आलोचना समान होती हैं। तो समीक्षा और आलोचना बिल्कुल लगभग में समान ही मानी जाती हैं। एक शोध लेख दो लेखक मिलकर के नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। समीक्षा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की होती है, बिल्कुल सैद्धांतिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है, यानी ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। शोध लेख एक दो लेखक मिलकर के नहीं लिख सकते, गलत है, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्तंभ लेखन की हिंदी है। स्तंभ लेखन की हिंदी पत्रिकाओं में होती, बताएं। स्तंभ लेखन की हिंदी है कॉलम राइटिंग, पोल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या पिलर राइटिंग, बताएं। स्तंभ लेखन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्तंभ लेखन की हिंदी क्या होती है। स्तंभ लेखन की अंग्रेजी, कॉलम राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग या पिलर राइटिंग या पोल राइटिंग, बताएंगे फटाफट से। इसको बोलते हैं कॉलम राइटिंग, स्तंभ लेखन को अंग्रेजी में कॉलम राइटिंग बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 36 नंबर। स्तंभ लेखन होता है, स्तंभ लेखन कैसा होता है, फटाफट से 36 नंबर बताएंगे। स्तंभ लेखन कैसा होता है दोस्तों, तो उसको कॉलम राइटिंग बोलते हैं। 36 नंबर है, स्तंभ लेखन होता है कहाँ पर, पत्र पत्रिकाओं में होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर। निम्नलिखित में प्रकृति के आधार पर कौन सबसे भिन्न है। नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इनमें से कौन सा भिन्न है सबसे अलग। देखिए, समीक्षा लेख और शोध लेख एक जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि पत्र एक अलग टाइप की विधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डायरी की हिंदी क्या होती है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोम नामचा भी कहते हैं सी को, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से। देखिए, सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, 34 नंबर देख लीजिएगा। देखिए, पत्र पत्रिकाओं के लेख में चित्रांकन
आवश्यकता होता है, चित्रांकन की आवश्यकता होती है क्या? देखिए ये कथन आवश्यकता लेख की गुणवत्ता उनके शब्दों से होती है, चित्रों का होना वैकल्पिक होता है। तो पत्र पत्रिकाओं के लेख में चित्रांकन की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई जो है जरूरी नहीं होता कि आवश्यकता ही होती है, नहीं भी हो सकती। पत्र पत्रिकाओं के लेख में चित्रांकन की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल राइट आंसर यही सत्य कथन है, नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ये सत्य कथन है, नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन से डायरी लेखन में आवश्यक है। डायरी लेखन में क्या आवश्यक है दोस्तों? डायरी लेखन में क्या आवश्यक है? डायरी लेखन में जो है चित्रांकन, तिथिवार। देखें, डायरी लेखन में तिथिवार लेखन, चूंकि डायरी आप दिन प्रतिदिन लिखते हैं तो हर दिन की तारीख का मेंशन आपको करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 39 नंबर प्रश्न है, वार्ता लेखन की शैली होती है। वार्ता लेखन की शैली जो होती है बातचीत टाइप की होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बातचीत। 43 नंबर प्रश्न, साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार है। साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार दोस्तों कैसा होता है? सामान्य पूछताछ होती है ये। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वार्ता का अर्थ क्या होता है? वार्ता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताएंगे? वार्ता का अर्थ होता है, वार्ता का अर्थ विशेषज्ञ से बातचीत, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला परिचर्चा अनिवार्यता होती है। परिचर्चा बताएंगे? 44 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परिचर्चा अनिवार्यता सामूहिक होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परिचर्चा कैसी होती है दोस्तों? सामूहिक होती है। ग्रुप डिस्कशन कहते हैं परिचर्चा को, हमेशा 2 से अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से, वार्ता का अनिवार्य अंग है। 41 नंबर, वार्ता का अनिवार्य अंग इनमें से कौन सा है? तो वार्ता का अनिवार्य अंग है संवादकता, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, संवादकता। ठीक है, इसमें वक्ता और श्रोता के बीच एक आदर्श संवाद होना जरूरी होता है। 45 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से बताएंगे फटाफट से, सत्य कथन कौन सा है? पढ़िए, पहला ऑप्शन दिया हुआ, साक्षात्कार स्वागत कथन परक होता है। वार्ता स्वागत कथन परक होती है या परिचर्चा स्वागत कथन परक होती है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य पूछा गया? 45 नंबर। देखिए 45 नंबर का साक्षात्कार स्वागत कथन परक होता है, हालांकि साक्षात्कार प्रश्नोत्तर रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें हिसाब से अगर देखें, वार्ता स्वागत कथन परक होती है। हाँ बिल्कुल, वार्ता ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्ता स्वागत स्वागत कथन परक होती है, इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार्ता का ही, इसका वार्ता ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बी ऑप्शन। 45, 45 का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 45 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, परिचर्चा अनिवार्यता होती है। परिचर्चा कैसा होती है? अनिवार्यता, ये एक प्रकार संगीत परिचर्चा अनिवार्यता होती है, संगीत में नहीं होती, पद्य में भी नहीं होती है, विवादास्पद होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, चूंकि परिचर्चा ऐसे विषयों को चुना जाता है जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं। ठीक है, और इसी पर चर्चा होती है। वार्ता की प्रस्तुति का माध्यम है, बताएंगे? 42 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वार्ता की प्रस्तुति का माध्यम है। देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों होता है, सी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपको देखेंगे बेटा 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 47 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से देखिए, सूचना किसी एक अधिकारी के लिए लिखी जाती है, ऐसा नहीं है। सूचना अनेक के लिए लिखी जाती है, सूचना अनेक के लिए लिखी जाती है। सूचना अनिवार्यता अहस्ताक्षरित होती, गलत है ये। सूचना का आरंभ अनिवार्यता अभिवादन से होता है। अब इसमें से बताएं करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से असत्य क्या है? देखिए विकल्प सी में अहस्ताक्षरी लिखा है, जबकि सूचना पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है, यानी इसका सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, यही गलत है। सूचना अनिवार्यता हस्ताक्षरित होती है, मतलब कि ये उस पर सूचना पर कोई ना कोई सिग्नेचर होता है। सूचना का आरंभ अनिवार्यता अभिवादन होता है, ये सटीक हो सकता है, करेक्ट है। सूचना किसी एक अधिकारी के लिए लिखी जाती है, बिल्कुल सही हो सकता है। सूचना अनेक के लिए भी लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है गलत लग रहा है मेरा, तो यही हिसाब से सी ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 47 नंबर का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 47 का सी ऑप्शन। ठीक है, 47 का जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है 47 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं
50 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 50 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कार्यवृत्त लेखन पूर्व में ही कर लिया जाता है। कार्यवृत्त लेखन पूर्व में ही कर लिया जाता है, क्या कथन सत्य है। कार्यवृत्त की सामग्री सूचना में लिखी होती है या कार्यवृत्त में अनौपचारिक तथ्य होते हैं। सभी कथन असत्य हैं। देखिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आमतौर एजेंडा सूचना के साथ होता है, ठीक है। तो कार्यवृत्त की सामग्री सूचना में लिखी होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 51 नंबर, कार्यवृत्त लेखन को क्या कहते हैं। कार्यवृत्त लेखन को बिंदुवार लेखन क्या कहते हैं, 51 नंबर बताएंगे। कार्यवृत्त के लिए कार्यवृत्त का लेखन कौन करता है, तो सचिव समिति के सचिव करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 52 नंबर, यहाँ पर 48 भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है भैया। देखिए सूचना में पहला ऑप्शन है सूचना अनिवार्यता आदेश परक होती है, ऐसा जरूरी नहीं, तो ये गलत है। सूचना में प्रतिलिपि प्रेषण भी होता है, प्रतिलिपि प्रेषण बिल्कुल होता है, यानी कि इसकी जो है कार्बन कॉपी भी एक रखी जाती है, सही बात है। सूचना में सूचनादाता का हस्ताक्षर 3 बार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है और बी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ठीक है। 48 का बी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, कार्यवृत्त लेखन होता है। कार्यवृत्त लेखन जो है बिंदुवार होता है, पॉइंट वाइज होता है। मीटिंग की बातों को पैराग्राफ के बजाय बुलेट्स या पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा स्पष्ट होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिंदुवार। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इनमें से है ए ऑप्शन, कार्यवृत्त किसी बैठक का लिखा जाता है। तो कार्यवृत्त किसी बैठक का लिखा जाता है, कार्यवृत्त के अंदर किसी के दिन भर के कार्यों का उल्लेख होता है, बिल्कुल। कार्यवृत्त में के अंतर्गत आप देखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी बैठक में हुई चर्चा और निर्णयों का लिखित विवरण होता है। तो किसी बैठक में लिखा जाता है, किसी कार्यवृत्त के अंदर, कार्यवृत्त में किसी व्यक्ति के दिन भर के कार्यों का उल्लेख होता है। कार्यवृत्त कविता की एक शैली होती है। 49 नंबर बताएंगे फटाफट से, 49 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्यवृत्त में किसी कौन सा कथन सत्य है, कार्यवृत्त किसी बैठक का लिखा जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किसी बैठक में लिखा जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब कभी कभी कोई औपचारिक बैठक होती है तो उसमें लिखा जाता है ए ऑप्शन, 49 का ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने 49 का ए लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 53 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कार्यवृत्त को समाचार रूप में प्रकाशित करना होता है, बताएंगे। कार्यवृत्त 53 नंबर बताएंगे। कार्यवृत्त की मूल प्रति समिति के पास रखी जाती है, यह उपरोक्त दोनों कथन इसके सत्य हैं। तो कार्यवृत्त की मूल प्रति समिति के पास सुरक्षित रखी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, समिति के पास सुरक्षित रखी भी जाती है और ये प्रकाशित भी करना होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कार्यवृत्त की मूल प्रति जो है समिति के पास रखी जाती है या रिकॉर्ड के तौर पर बिल्कुल रखी जाती है, और कार्यवृत्त को समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित करना होता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रकाशित करना, लेकिन कर भी सकते हैं। दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन लगा दीजिए, 53 नंबर का सी ऑप्शन। तो बी भी लग सकता है, सी भी लग सकता है। मूल प्रति समिति के पास रखी जाती है, बिल्कुल, तो यानी इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन से, प्रेषक का अर्थ क्या होता है। प्रेषक का अर्थ जो पत्र भेजता है उसी को प्रेषक कहते हैं, पत्र देने वाले को प्रेषक कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन में निहित होती है, प्रतिवेदन में क्या क्या निहित होता है बेटा, बताएंगे। प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन में जो है विविध स्रोतों से संकलित सामग्री, विविध स्रोतों से संकलित सामग्री जो इसमें होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से, प्रेषिती का अर्थ क्या होता है। 55 नंबर, प्रेषिती का अर्थ होता है दोस्तों, पत्र पाने वाले को प्रेषिती कहा जाता है, पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। प्रेषिती पत्र पाने वाला, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन में क्या होता है, प्रतिवेदन में बताएंगे 59 नंबर, प्रतिवेदन में क्या होता है, सदस्यों के मत का उल्लेख हो सकता है, समिति की सिफारिशें हो सकती हैं, विविध तथ्य भी हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन से, प्रतिवेदन का निकटतम संबंध रिपोर्टिंग से होता है, निवेदन से, आवेदन से। रिपोर्टिंग से, 56 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
रिपोर्ट को अंग्रेजी में प्रतिवेदन ही कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को। 60 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे प्रतिवेदन लेख की विशेषता क्या होती है? भाषा की स्पष्टता और सारगर्भिता, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 60 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक अच्छे प्रतिवेदन लेख में वर्जित है, एक अच्छे प्रतिवेदन लेखन में क्या वर्जित है, क्या नहीं लिखना चाहिए? सारगर्भिता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग एक अच्छे प्रतिवेदन में नहीं लिखना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन में दर्शाया जाता है क्या? प्रतिवेदन में क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? प्रतिवेदन में मामलों या घटनाओं का तथ्य मतलब यथा तथ्य रूप में दिखाया था कि कौन सी घटना, कौन सी मामला कैसा हुआ, पूरा एकदम डिट्टू बताया जाता है, यानी कि एकदम जैसे हुआ वैसे ही बताया जाता है प्रतिवेदन में। आगे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सार्थक होनी चाहिए और एक अर्थी होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो जिसका कोई अर्थ अस्पष्ट निकले और पाठक भ्रमित ना हो उससे, यानी कि कैसी होनी चाहिए? सार्थक और एकार्थी। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 62 का सी ऑप्शन, 62 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल लेखन के लिए पहले, ईमेल लेखन के पहले बताएंगे 66 नंबर, ईमेल लेखन के लिए पहले कंपोज पर क्लिक किया जाता है क्या? कंपोज पर क्लिक करते हैं, सेंड पर क्लिक करते हैं। ईमेल लेखन से पहले कॉपी किया जाता है, विषय विषय लिखा जाता है, बताएंगे। 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। ईमेल लेखन के लिए पहले कंपोज क्लिक किया जाता है या फिर क्या किया जाता है? तो ईमेल लेखन से पहले पहले बेटा कंपोज किया क्लिक किया था, क्या किया जाता है? कंपोज। ठीक है, फिर उसके बाद में सेंड पर क्लिक करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर सब्जेक्ट जो है उसमें शामिल होता है। सही उत्तर है कंपोज क्लिक किया जाता है पहले। ठीक है, कंपोज क्लिक किया जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, कभी कभी राष्ट्रीय कभी कभी राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में जनता की जानकारी के लिए सरकार प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करती है। तो सरकार जो है प्रतिवेदन के रूप में क्या प्रस्तुत करती है? कभी कभी राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में जनता की जानकारी के लिए सरकार प्रतिवेदन के रूप में श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जो होता है वो एक प्रकार से देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63 का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, 67 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, ईमेल कंपोज करने के लिए होता है ईमेल लिंक अटैच करने का विकल्प या फाइल अटैच करने का विकल्प। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर तो दोनों इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का बिल्कुल 67 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन ईमेल, 68 नंबर प्रश्न, ईमेल की विषय वस्तु, ईमेल की विषय वस्तु दोस्तों फाइल के रूप में अटैच की जा सकती है, बिल्कुल लिंक के रूप में अटैच की जा सकती है और सीधे भी लिखी जा सकती है। उपरोक्त सभी हो सकता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन से, आवेदन पत्र तब लिखा जाता है जब, आवेदन पत्र कब लिखा जाता है दोस्तों? जब कोई आग्रह करता है, जब कोई आग्रह करता है। 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई आदेश देता है तो आवेदन पत्र लिखा जाता नहीं, जब कोई आग्रह होता है तो आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। 65 नंबर क्वेश्चन से, आवेदन पत्र दिया जाता है, आवेदन पत्र किसको दिया जाता है? किसी समस्या के सुधार के लिए, नौकरी के लिए भी, दोनों के लिए आवेदन पत्र देते हैं, सी ऑप्शन। 65 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर, ईमेल भेजा जाता है किसके द्वारा? बताएंगे। ईमेल भेजा जाता है किसके द्वारा भी दोस्तों? मेल आईडी से या वेबसाइट से, दोनों से। मेल आईडी से भेजते हैं। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न आपका चुका, ईमेल भेजने वाले को क्या कहते हैं? ईमेल भेजने वाले को सेंडर कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। 74 नंबर, संचार के माध्यम है, रेडियो टीवी इंटरनेट सब सभी संचार के माध्यम है। 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, 74 का डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल डी लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न, समाचार पत्र को क्या कहते हैं? समाचार पत्र को दोस्तों जनसंचार माध्यम कहा जाता है, ए ऑप्शन 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 71 नंबर, समाचार है, समाचार क्या होता है? 71 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, समाचार क्या होता है? समाचार जो है समसामयिक सूचना, नवीन कथा और सामयिक आचरण होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 72 नंबर, समाचार की विशेषताओं में, 72 नंबर, समाचार की विशेषताओं में जनरुचि और लोगों की जिज्ञासा दोनों होती है, सी ऑप्शन। 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 72 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 76 नंबर,
निम्नलिखित विषय जिज्ञासा समाचार से संबंधित होती है। निम्नलिखित विषय कौन सी, कब, कहाँ, कब, कैसे, बताएं। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 6 पत्रकारिता में 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 77 नंबर। पत्रकारिता की शब्दावली में समाचार का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है? तो पत्रकारिता में शब्दावली के समाचार का मुख्य बिंदु जो है इंट्रो कहलाता है। ए ऑप्शन 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन से पत्रकारिता में समाचार को माना जाता है। पत्रकारिता में समाचार को क्या मानते हैं? जंगल में आग की तरह फैलना। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 73 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समाचार पत्र भी ऐसे ही फैलता है, समाचार भी ऐसे फैलता है। 78 नंबर क्वेश्चन से विविध स्रोतों से आने वाले समाचारों को चयन कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विविध स्रोतों से आने वाले समाचार, विविध स्रोतों से, विविध स्रोतों से आने वाले समाचारों के चयन को क्या कहते हैं? इसके चयन को संपादन कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, समाचार भारती है। 82 नंबर, समाचार भारती क्या है दोस्तों? समाचार भारती भारत की एक समाचार एजेंसी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी है इनमें से? 83 नंबर, समाचार एजेंसी इनमें से कौन सी है? बताएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनपीटी जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाचार संपादन में होना चाहिए 79 नंबर। समाचार संपादन में क्या होना चाहिए दोस्तों? समाचार संपादन में सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 80 नंबर, समाचार संपादन के तत्व हैं। समाचार संपादन के तत्व की अगर बात की जाए, शीर्षक, आमुख, समाचार स्रोत तीनों होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शीर्षक माने होता है कि जो आकर्षक लगे वैसा हेडलाइन तैयार करें। आमुख माने मुखड़ा, खबर की शुरुआत कहाँ से करें, ये आमुख होता है। समाचार स्रोत की बात की यानी खबर कहाँ से मिली है इसकी जानकारी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से किसी व्यक्ति के विचार उसी व्यक्ति की भाषा शैली में मौखिक रूप से प्राप्त करने को क्या कहते हैं? 84 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति के विचार उसी व्यक्ति की भाषा शैली में मौखिक रूप से प्राप्त करने को हम लोग साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार, डी ऑप्शन 84 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर। साक्षात्कार की तैयारी के लिए आवश्यक है कि, इसके लिए आवश्यक होता है कि जिसका साक्षात्कार लेना है उसकी पूर्व अनुमति हो। बिल्कुल ठीक बात है। विषय का पूर्व निर्धारण हो कि किस विषय पर चर्चा करनी है, ये भी ठीक बात हो। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से समाचार स्रोत हैं। समाचार स्रोत समाचार समितियों से आते हैं, प्रेस विज्ञप्ति से भी। 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर का बताएंगे। 81 नंबर, दोनों समाचार समितियां खबरें भेजती हैं और सरकारी या निजी संस्थाएं अपनी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज के माध्यम से अखबारों तक पहुंचाती हैं। इसका सी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 93 नंबर से पहले थोड़ा सा और देख लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, साक्षात्कारकर्ता की विशेषताएं होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सहज मनस्थिति और तदाद में, बिल्कुल तदाद में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 86 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक सफल इंटरव्यू लेने वाला जो होता है उसकी मन स्थिति सहज होनी चाहिए और वो साक्षात्कारदाता के एक के साथ एक मानसिक जुड़ाव यानी कि जिससे बातचीत स्वाभाविक लगे ऐसा लगना चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कारदाता यानी साक्षात्कार देने वाला उसकी तैयारी का अहम हिस्सा इनमें से क्या नहीं है? 89 नंबर, बताएं उसका अहम हिस्सा क्या नहीं है? साक्षात्कार के समय अभद्र वेशभूषा धारण करना, ये इसका कोई वो नहीं है, बाकी सब है। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही, ये नहीं करना चाहिए। 87 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार के अंतर्गत आता है? साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, रोजगार के लिए मौखिक प्रश्नोत्तर, समाचार संकलन के लिए मौखिक प्रश्नोत्तर, दोनों आ सकते हैं। सी ऑप्शन लगा देंगे 87 का, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? अपनी आवश्यकता को सीमित रखना या अनावश्यक चित्र छापना। विज्ञापन का अर्थ इनमें से क्या होता है दोस्तों? 90 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर, देखिए सामान्यतः विज्ञापन का अर्थ विशेष सूचना देना होता है। ठीक है, विकल्प ए और बी थोड़े से विशिष्ट संदर्भ में है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ऊपर दोनों यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे विज्ञापन का अर्थ होता है अपनी आवश्यकता को सीमित रखना
या अनावश्यक चित्र छापना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 90 नंबर का दोस्तों डी ऑप्शन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 51 90 नंबर, विज्ञापन में बी शब्द का क्या अर्थ है? सॉरी, विज्ञापन में बी का बी जो है उपसर्ग के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपनी में नौकरी के लिए, किसी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कारदाता की तैयारी का अहम हिस्सा है। 88 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कारदाता की तैयारी का अहम हिस्सा होता है संबंधित कंपनी के बारे में शोधपरक सूचनाएं संकलित कर लें। बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन। जिसके बारे में इंटरव्यू देने जाने हो उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लें। 92 नंबर क्वेश्चन से, साक्षात्कारकर्ता के पास होना चाहिए, साक्षात्कारकर्ता यानी साक्षात्कार का जो लेने वाला है साक्षात्कार, उसके पास सुरक्षा कर्मी और कलम दोनों होनी चाहिए। 92 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विज्ञापन श्रव्य माध्यम से भी होता है, बिल्कुल हो सकता है। विज्ञापन दृश्य माध्यम से ही होता है, या विज्ञापन साधन संचार पत्र ही होते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न पूछा गया है, देखो विज्ञापन दृश्य माध्यम से ही होता है, बिल्कुल दृश्य माध्यम से विज्ञापन ज़्यादा बेटर लगता है, तो विज्ञापन दृश्य माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन से, पटकथा लेखन से, 97 नंबर, पटकथा लेखन से क्या होता है दोस्तों? पटकथा लेखन से टेलीविजन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं आई हैं, सिनेमा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं आई हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखें, कहानी में पटकथा की समूची विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कथा की समीक्षा को पटकथा कहते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। 94 नंबर का भी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, लगे हाथ। प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पटकथा का तत्व है? इनमें से 98 नंबर, पटकथा का तत्व इनमें से कौन कौन सा होता है? देखें, कहानी, दृश्यात्मक बनावट और संवाद, ये तीनों जो हैं पटकथा के ही तत्व होते हैं। 98 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन से, एक पटकथा लेखक में क्या गुण होने चाहिए? धैर्य, बिल्कुल, कल्पनाशीलता, दोनों होना चाहिए। 99 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे इधर, पटकथा शब्द से पट का अभिप्राय क्या है? पटकथा शब्द में पट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पटकथा शब्द में पट, पट जो होता है उसका मतलब होता है पर्दा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पट और कथा, पट माने होता है सिनेमा या टेलीविजन का जो पर्दा होता है वो, और कथा माने कहानी, अर्थात कहानी जो पर्दे पर दिखाने के लिए लिखी गई हो उसी को पटकथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका 96 नंबर प्रश्न, पटकथा लेखन एक क्या है? 96 नंबर, पटकथा लेखन क्या है बेटा? एक सृजनात्मक क्रिएटिव प्रक्रिया है और व्यावसायिक प्रक्रिया, दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। 96 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर इसका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 96 नंबर का सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन से आपका भैया क्या 100 नंबर प्रश्न है, अच्छी पटकथा में होना चाहिए क्या? 100 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अच्छी पटकथा में क्या होना चाहिए? अच्छी पटकथा में दोस्तों क्या होना चाहिए? कौतूहल, विविध दृश्य और घटना का प्रसंग, ये सब होना चाहिए अच्छे तरीके से। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा है, बाकी आपका आंसर की भी साथ में ही आपको मिल जाएगा, तो ये आंसर की भी मिल जाएगा। बाकी हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, और एक दूसरा चैनल है वे करिकुलर, इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला डी पॉइंट पर आपने वीडियो देखी ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा।